दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वह कौन कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। और ज़्यादातर देश में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में ये चेतना किस तरह पैदा हुई। और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना को उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर औपनिवेशवाद का एक जैसा असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे के अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सबनी अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो यही है, इस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो हमारा टॉपिक है, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहला विश्व युद्ध देखो दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच चला था। 1914 से 1918 तक चला था। इसमें दो संघ थे, एक मित्र राष्ट्र थे और दूरी राष्ट्र थे। तो 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझें, उनके क्या परिणाम हुए। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता जो स्थिति पैदा कर दी थी। अब अगर सबसे पहली बात की जाए कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने क्या पैदा कर दी, स्थिति पैदा की थी, एक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध था, इसके कारण क्या हुआ, देखो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में क्या बदलाव हुए। देखो, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918, 1919 और 1920 और 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उस समय फ्लू की महामारी फैल गई थी और 1921 की जो जनगणना हुई थी 1921 में, उसके मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लोग मारे गए थे। किस बीमारी के कारण मारे गए थे? फ्लू महामारी के कारण। अगर बात की जाए, एक नया शब्द आ रहा है यहाँ, जबरन भर्ती। उस समय की बात है कि 1918 से जो 1919 के बीच में जो बात की जा रही थी, उसमें यह था कि जबरन भर्ती एक नया शब्द आया इसमें। तो वो जबरन भर्ती ये है कि इस प्रक्रिया में जो अंग्रेज थे, भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। इसी को हम जबरन भर्ती के नाम से जानते हैं। तो लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। नया नेता कौन आया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। यह आपको MCQ में पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। और कितनी साल की उम्र में लौटे थे, ये आपका कोई टीचर नहीं बताएगा, पर मैं आपको बता दूं, वो 40 वर्ष की उम्र में वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जो, अब देखो, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया।
इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते हैं। अब बात की जाए सत्याग्रह किसे कहते हैं। देखो, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी का जो विचार था वो ये था कि जो महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार में सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति को वह सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। अब सत्याग्रह के जो विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ ये था कि अगर आपको उद्देश्य सच्चा है, यदि आपके संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारे लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य का स्वीकार करने के लिए विवश करना की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती थी और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। देखो, जो सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का विचार था, कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह अपने शत्रु को विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया था। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामलों में ब्रिटेन या यूरोप के मुकाबला नहीं कर सकता था। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे, वे सब हथियार से लैस हो सकते थे, होते जा रहे थे। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते थे। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। भारत में अगर बात की जाए, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अब देखो, महात्मा गांधी जी ने 3 जगह सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उसमें सबसे पहले बात की जाए 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में, ये आपको मैप में भी आ सकता है कि गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह का आंदोलन सबसे पहले कहाँ चलाया था। बिहार के चंपारण में चलाया था। ये आपको मैप में भी पूछा जा सकता है या आपको MCQ के रूप में पूछा जा सकता है। दूसरा आंदोलन उन्होंने गुजरात के खेड़ा में चलाया था। उन्होंने किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था। ये और जो फसल खराब हो जाने या और फ्लैग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वो चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और 1918 में उनके गांधी जी सूती कपड़े व कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने में अहमदाबाद जा पहुँचे। ये दोस्तों आपका 3 आंदोलन है, ये आपको इनकी डेट याद रखनी है और कहाँ पर चलाए गए थे ये भी। अब बात की जाए रॉलेट एक्ट कानून था वो क्या था। देखो, मैं आपको बता दूं, जो रॉलेट एक्ट कानून ऐसा था जो कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसे पारित किया गया था। पारित कब किया गया था? 13 मार्च 1919 को। इसे क्यों पारित किया गया था कि जो भारत में अंग्रेज थे वो शासन कर रहे थे, तो उन्होंने भारतीय लोगों के लिए एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें कि अगर कोई भारतीय लोग या कोई अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करें या सलाह बनाएं तो वह यह सारे कार्य ना कर सकें। तो यह 13 मार्च 1919 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके द्वारा इसे पारित किया गया था। और बात की जाए तो इस आंदोलन में यह था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को 2 साल के लिए बिना मुकदमा दर्ज किए गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसमें यह बात थी, इसमें मेन बात यह थी कि ना तो कोई इसमें ना वकील था, ना अपील था, ना दलित था। इसमें ना कोई वकील जमानत के लिए कुछ कर सकता था और ना ही इसमें ना कोई अपील कर सकता था क्यों हमें पकड़ा गया है, और ना ही कोई इसमें दलित को ये नहीं देखा जाता था कि ये गरीब है या अमीर है। तो इस कानून में यही था, रॉलेट जो एक्ट था। और मैं आपको इसे बता दूं, और NCERT के हिसाब से अगर आपको समझा जाए तो इसमें हम पढ़ते हैं। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। दोस्तों, मैंने आपको यही बताया था, महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। देखो, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा जो रोलेट एक्ट कानून पारित किया गया था, उसके संबंध में एक हड़ताल शुरू की थी। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। दुकानें बंद हो गई थी। इस व्यापक जन उबार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका में भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन शुरू किया। अमृत शहर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस तो जो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था और रेलवे वर्कशॉप पर कामगार जो हड़ताल की गई थी, दुकानें बंद हो गई थी और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा गई थी और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इसके बाद लोग बैंक और डाक खानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायनेस की कमान संभाली थी। देखो, ये मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। ये जो जो अंग्रेजों के द्वारा एक मार्शल लॉ लागू कानून था जो लागू कर दिया गया था और जनरल डायनेस की कमान संभाली थी। अब बात की जाए, देखो, आपने कक्षा 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा जो 1870 से 1947 तक की घटनाओं के बारे में। उसमें एक 1878 की बात की गई थी। उसमें जो एक आर्म्स एक्ट लागू किया गया था, जो कि था कि मतलब कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध खबर मीडिया थी वो प्रकाशित करेगी तो उस पर रोक लगा दी गई थी, जिसे हम सेंसरशिप भी कहते हैं। 1878 में आर्म्स एक्ट लागू किया गया था, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जो उनमें आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी, मैं आपको ये भी बता दूं जलियांवाला बाग का कांड का क्या मतलब हत्याकांड क्या था। देखो, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग था, उसमें एक हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गाँव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक मेला लगता था, जो कि पंजाब में अमृतसर में स्थित है। तो वहाँ मेले में गए थे सभी लोग। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। जो ज़्यादातर लोग थे वो जो रोलेट एक्ट कानून था उसका विरोध करने के लिए गए थे और यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहरों से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है। तो आपको पता है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और जनरल डायर ने इसकी कमान संभाली थी और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकालने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। जैसे ही जनरल डायर वहाँ पहुंचा था जलियांवाला बाग पर, तो उसने जो जलियांवाला बाग के जितने भी रास्ते थे उस सारे रास्ते बंद करा दिए। इसके बाद उसी सिपाहियों ने भीड़ पर जो सिपाही थे उनसे आदेश दे दिया था कि अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों को जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगीं, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मानने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव में गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा में फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था वो उन्होंने वापस ले लिया। भले ही रोलेट सत्याग्रह है एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में भी ज़्यादा जनादर वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जाता है। उनका जो मानना था कि हिंदू मुसलमान को बिना ही दूर किए और पास लाने से ही आंदोलन चलाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वह दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की हार चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली गई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में
बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब असहयोग आंदोलन ही क्यों? अपने प्रसिद्ध गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। गांधी जी की पुस्तक आपको ध्यान रखना है कि हिंद स्वराज है, जो कि 1919 में गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। और हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जो भी भारतीय है, भारत में अंग्रेजी शासन है, अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, उनको किस प्रकार ख़त्म किया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अंग्रेज़ों का सहयोग छोड़ना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों का जो साथ दे रहे हैं, जो भी हमारे भारतीय लोग थे, अंग्रेज़ों के साथ की वजह से ही भारतीय लोगों पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो इस पुस्तक में गांधी जी के द्वारा यही कहा गया था, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन रह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब बात की जाए असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है। गांधी जी का सुझाव था कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोग को सरकार द्वारा दी गई पदवियाँ लौटा देनी चाहिए और सरकार नौकरियाँ, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना चाहिए। अब बहिष्कार शब्द आया, बहिष्कार क्या है? देखो, बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने के इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों को खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। और आमतौर पर यह विरोध एक रूप होता गया। अगर सरकार के दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझाया। दोस्तों देखो, इसमें आपको चित्र भी देख लेना है। इस अध्याय में देखो, ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं जुलाई 1922 में जो भी भारतीय लोग हैं। आप ये चित्र भी देख जाना क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी। असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। जो शहरों में आंदोलन था, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेड मास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेश सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग शब्द क्या है? देखो दोस्तों, एक नया शब्द है पिकेटिंग, जो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री के दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। जैसे कि आप कहीं अदालत में जा रहे हैं, अगर वहाँ के कहीं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ का आपको जाने का रास्ता रोक लें तो दोस्तों उसी को पिकेटिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके प्रिंसिपल सर या वाइस प्रिंसिपल सर स्कूल में एंट्री कर रहे हैं, अगर उन्हें आप रोक लेते हैं तो वो क्या हो गया? पिकेटिंग हो गया, कि आप उनका विरोध कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमतें 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का ये व्यापार करने का विदेश व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला, लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वह मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए
वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी तो ताकि ब्रिटिश संस्थानों स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह है। तो देखो, जो ग्रामीण इलाके थे, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अब बात की जाए, अवध में एक सन्यासी बाबा रामचंद्र थे। देखो, मैं आपको बता दूं, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। अब बात की जाए, आपने ये शब्द आ ही गया है तो आपको बता देते हैं गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। गिरमिटिया मजदूर ये है कि जो कि मतलब आप जो कोई मजदूर है, एग्रीमेंट पर अगर आप किसी देश या अगर किसी विदेश से लेकर आए हो अपने देश में कार्य करने के लिए, तो वे गिरमिटिया मजदूर की तरह आया है, एग्रीमेंट पर लेकर आए। देखो, गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में से एग्रीमेंट के या मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें हम जो आइडेंटेड लेबर कहा जाता था। देखो, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर रह चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जिम्मेदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। अब ये शब्द आ गया, बेगार क्या है? बेगार मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। पट्टेदारों के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किए जाएँ, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा समझाने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पर पूरे इलाके में गांव के संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया था कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपने सारी कार्रवाई और आकांक्षा को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी को संदेश और स्वराज का विचार कुछ और मतलब ही निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन